मंदिर में बैठे हैं, बैठे औघड़दानी औघड़दानी। कोर्ट वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की कॉपियां दोनों पक्षों को प्रोवाइड करेगा। हिंदू मंदिर समर्थकों की जीत होगी, हिंदुओं की जीत होगी। न्याय मिलेगा, सत्य सामने आएगा। नमस्कार, शाम के 6 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इस्सार खान। 2024 तैयारी शुरू देख रहे हैं आप, और इस वक्त मैं मौजूद हूं ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में तकनीक की मदद से। देखिए, मस्जिद या मंदिर, ऑर्डर ऑर्डर। दरअसल ज्ञानवापी पर काशी से लेकर देश भर में आजकल यही गूंज है। आज ज्ञानवापी मंदिर और मस्जिद के मुद्दे पर वाराणसी की जिला अदालत जिसमें सुनवाई हुई, फैसले का दिन आज माना जा रहा था। अदालत ने बता भी दिया। कोर्ट ने आज कोई बड़ा फैसला तो नहीं दिया, लेकिन ज्ञानवापी के मुद्दे की रूपरेखा तय करने के लिए तारीख अदालत की तरफ से आज जरूर बता दी गई है। और तारीख कौन सी है? तारीख है 26 मई की। आइए सिलसिलेवार तरीके से अब आपको बताते हैं कि कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ है। ग्राफिक्स के जरिए अब मैं आपको दिखाने जा रही हूं। आप देख सकते हैं ज्ञानवापी केस पर जिला जज की तरफ से आज बड़ा निर्देश दे दिया गया है। ज्ञानवापी पर 26 मई मतलब दिन गुरुवार, मतलब परसों अब अगली सुनवाई की तारीख है। अगली सुनवाई परसों होगी 26 मई को। जिला जज हैं अजय कृष्ण विश्वेश, उनकी तरफ से ही आज जिला अदालत में ये निर्देश दे दिए गए हैं। अच्छा, जो दोनों पक्ष हैं एक हफ्ते में अपनी आपत्ति दायर करेंगे, ये साफ हो गया है। और जो पहली सुनवाई है वो उसी याचिका पर होगी जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, रूल 7 ऑर्डर 11। मुस्लिम पक्ष ने इस पर सुनवाई की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी यह निर्देश दिया गया था कि पहले इसी याचिका पर सुनवाई का निपटारा हो। तो याचिका सुनवाई लायक है या नहीं, यह होता है ऑर्डर 7 रूल 11। 26 मई के फैसले से केस की जो रूपरेखा है, माना यह जा रहा है कि वो आगे के लिए तय हो जाएगी। जिला जज ने सर्वे की रिपोर्ट और वीडियोस जो हैं उसको लेकर फैसला सुना दिया है। दोनों पक्षों को वो मुहैया करवाए जाएंगे। अच्छा, सुनवाई के दौरान कोर्ट में सिर्फ 36 लोग ही मौजूद, ये भी साफ कर दिया गया है। और आज जब सुनवाई हुई उसके बाद कोर्ट के बाहर हर हर महादेव के नारे भी गूंजे। तो कुल मिलाकर आज की सुनवाई का ये पूरा ब्यौरा जो मैंने आपके सामने रख दिया। अब नजर परसों मतलब 26 मई को है, जब इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख है। और इस सब के बीच क्योंकि विवाद काशी में है, क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद भी काशी में और ये पूरा विवाद भी काशी में, तकनीक के सहारे इस वक्त उसी ज्ञानवापी मस्जिद में मैं मौजूद हूं, जिसके बीचों बीच ये वजू खाना, जहां पर हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया गया कि शिवलिंग है, जिसे मुस्लिम पक्ष ने फव्वारा कहते हुए खारिज किया। तो काशी के इस मुद्दे पर काशी की धरती से ही सियासी घमासान की एक सीधी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देख रहे हैं, क्या सोचते हैं? क्या इस पर राजनीति हो रही है आप लोगों के हिसाब से, या फिर नहीं हो रही? कोई राजनीति नहीं हो रही है। वहाँ मंदिर था, मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। 353 साल का है हम लोगों का, वो वनवास समाप्त हो गया। बाबा विश्वनाथ वहाँ मिल चुके हैं। जो लोग उसको फव्वारा समझते हैं वो फव्वारा समझते रहे, वो हमारे लिए शिवलिंग था, शिवलिंग है और शिवलिंग ही रहेगा। मैडम, कोर्ट की तय करने से पहले आप मान रहे हैं कि है? कोर्ट वही तय करेगा जो हम मान रहे हैं मैडम। हिंदू ऐसा क्यों? ये तो पुरानी सभ्यता। काशी में बाबा विश्वनाथ के अलावा, साक्ष्य के साथ, काशी में विश्वनाथ बाबा विश्वनाथ के अलावा है कौन? जो भी मुगल थे वो बाहर से आए थे, उनकी कोई जमीन नहीं थी, वो किराएदार थे, फिर उनकी जमीन कैसे हो गई? हमारे मतलब कुल मिलाकर अभी कोर्ट में मामला है, और कोर्ट, आप जितने लोग हैं वो इस बात पे तो सहमत है कि भाई कोर्ट जो तय करेगा वही मान्य होगा, लेकिन आप लोगों की आस्था ये कहती है कि जो मिला है वो शिवलिंग। आस्था से प्रमाण भी है। नंदी जो फवारे के सामने, तथाकथित फवारा जो हमारी शिवलिंग है जिसके सामने नंदी है, क्या वो वहाँ नहाने के लिए मुड़े हुए हैं? उधर वो शिवलिंग है तभी तो मुड़े हैं। इतिहास साक्षी, आप पूरा पुराण वेद सब खंगाल गलिए, आपको शिवलिंग के सामने ही नंदी मिलेंगे, और वो विश्वनाथ जी का ही स्थान है। झूठ मूठ का मुस्लिम भाइयों को बरगलाया जा रहा है ताकि वो हिंदू मुस्लिम में लड़े और रोजी रोटी प्रभावित हो, और फालतू का ये बेरोजगारी का मुद्दा गड़गड़ाते रहे। आने के लिए इस तरीके का मुद्दा, मैम ये मुद्दा न्यायालय में, माननीय न्यायालय में है। जो फैसला होता है, मैं भी हिंदू हूँ, बाबा में मुझे भी आस्था है, पर यह देश आस्था से नहीं चल सकता, संविधान से चलेगा। वही जो है वही होना भी चाहिए। तो संविधान जो न्यायालय तय चलेगा उसे सब मानेंगे।
बोलिए बोलिए, चलिए बोलिए। मैं आती हूँ मैडम देखिए, ये लोग कहते हैं कि संविधान से ये देश चलेगा। ये हमेशा ये कहते हैं, जब इनकी हालत खराब होती है तब ये संविधान से चलाते हैं। पहले संविधान से ही चलेगा, संविधान से ही चलता है, संविधान से ही चलेगा, इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक मिनट आ रहे हैं ये, अरे एक मिनट, नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, जब इनको कब्जा करना होता है तो ये संविधान भूल जाते हैं, तब गंगा जमुनी तहजीब भूल जाते हैं, तब कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, संविधान से फिर भी चलेगा, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन ये संविधान कहाँ गया? कल जब केरला में वहां पे इनके समर्थित लोग आरएफए के लोग वहां नारा लगा रहे थे कि हम बाबरी में नमाज पढ़ेंगे, हम ज्ञानवापी में नमाज पढ़ेंगे, तब आपने क्यों नहीं समझाया उनको कि संविधान से देश चलता है? आप नहीं चलेगा, नहीं संविधान। क्यों छपरी जून वर्क ने कहा कि हम अगर इनको दे दी गई तो हम कुर्बानी देंगे? क्या वो भड़का रहे हैं? रुक जाइए भैया, कोर्ट में फैसला होगा, हम लोग भी तो मान रहे हैं। वो आपका ओवैसी हैदराबाद में वो सांसद है, ठीक है, वहां पे हैदराबाद में तेलंगाना में इनकी सरकार है, 4 मस्जिद। आप पे आरोप लग रहा है ओवैसी को बढ़ावा? ओवैसी को बढ़ावा कौन दे रहा है? इनसे पूछिए, भाजपा के प्रवक्ता जी से। और मैं तथाकथित हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि मंदिरें तो आप हर एक जिले में बनवाइए, हजारों। एक मिनट आप हमको बोलना दीजिए, एक मिनट हमको। रुकिए, बात करने दीजिए। तो मैं तो कहूंगा कि हर जिले में हजारों की संख्या में मंदिर बनवाइए और उसी मंदिरों में हजारों करोड़ों बेरोजगारों को रोजगार का भी काम करवा दीजिए। सुनिए, देखिए, ये संविधान विरोध का इससे बड़ा प्रमाण नहीं मिलेगा कि ये संविधान के कितने विरोधी हैं। ये संविधान की प्रतियां जलाने वाले लोग हैं, और अगर इनके पास जरा सा भी सनातन के प्रति प्रेम है तो काशी, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में। आप कह रहे थे कि सियासत नहीं हो रही, देख रहे हैं कैसे लड़ रहे हैं ये लोग आपस में। लड़े कोई फायदा नहीं है, लड़े आतंक करोगे, क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा आपको? देवी बताओ, आप कहो हाँ या ना, मिलेगा कोई? मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मैं रिपोर्टर हूँ ना, आप जवाब दीजिए। हम लड़ाई करें, कुछ नहीं मिलेगा। देखो, अगर जिंदगी जीनी है किसी को शान से, तो हमें, अगर जिंदगी जीनी है शान से तो मिलजुल के रहना पड़ेगा। अगर जिंदगी छोड़नी है तो प्राण से, तो गंगा मैया सामने है, तुरंत प्रण लो। सब सनातनी है, मंदिर टूटे कोई नहीं बोला, अच्छा है टूटा कोई नहीं बोला। अभी भी बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में, जो खुद महादेव की नगरी है, उस नगरी में सैकड़ों शिवलिंग लंका थाने में बंद हैं। आवाज उठा दे, आवाज उठाए, बाबा को वहां से उठा के ले आए। क्या आप जवाब दीजिए, ये जो बार सवाल उठा रहे हैं मैडम, ये बताइए। वह मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। वह सुन लीजिए, पहले लीगल स्टेटस में बता रहा हूं। वह किसी ने वो जो अर्धनिर्मित किसी दुकान के शिवलिंग थे, उसको वहां पे माहौल खराब करने के लिए फेंक दिया था। आप स्वयं लंका था, मैं खुद लंका, सुनिए, शिवलिंग नहीं था, अर्धनिर्मित शिवलिंग थे वो। मैं खुद लंका थाने में गया उस मामले में, सुनिए भाई, बहुत बड़े होंगे। मैं खुद उस मामले में लंका थाने गया, मैं खुद उस पूरे मामले में थाने में गया, ठीक है। और वह अर्धनिर्मित पत्थरों को काट करके एक शिवलिंग बनाने की कहीं दुकान रही होगी किसी कलाकार की, वो बहुत सारी दुकानें हैं, तो वो उस तरह का फेंका हुआ था। उसको कांग्रेस ने विवाद पैदा करने के लिए, हिंदू जनमानस को बरगलाने, आप बरगला रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं सीधा। कांग्रेस का उससे लेना देना नहीं। मीडिया के लोगों ने जब खबर चलाई, उसके बाद कांग्रेस का अपना स्टैंड है कि देखिए, ऐसे धार्मिक उन्माद नहीं फैलाइए, धर्म के प्रतीकों का अपमान मत कीजिए। और कांग्रेस कहती है, कांग्रेस सनातन और संविधान, कांग्रेस सनातन और संविधान एक ही। तो मुझे लगता है, नहीं अब रुकिए, हमको लगता है यहाँ बहुत गर्मी हो गई है, यहाँ ठंडाई वंडाई मंगाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। हाँ, आराम से बात हो सकती है, आराम से बतिया सकते हैं आप लोग। बोलिए। आप मेरी बात सुनिए, थोड़ा आराम से। आप लोग तो लग रहा है ठंडाई मंगानी पड़ेगी। मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ इनसे, जितने भी अपने आप को आज कह रहे हैं गंगा जमुनी तहजीब, इनके एक सेकंड। अच्छा, उनको बोलने दीजिए, हम आपको भी मौका देंगे। जब आप दोनों चिल्लाएंगे तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। उनसे केवल इतने कहिए, ये इनके आका या इनके आका के आका
मक्का में छोटा सा शिव मंदिर बनाने की हैसियत रखते हैं? हमारे शिव हमारे धाम पे कब्जा करके बैठे हैं, हमारे विश्वनाथ धाम पे कब्जा करके बैठे हैं, और ऐसा ही लोगों ने कब्जे को आप गलत बता रहे हैं, फिर आप किसी और के धार्मिक स्थल पर शिवलिंग नहीं, गंगा जमुनी तहजीब कहते किसे हैं? गंगा जमुनी तहजीब को कहते हैं कि थोड़ा हम दे थोड़ा आप दे, यही मांग रहे हैं ना आप क्या मांग रहे हैं? यही मांग रहे हैं ना, केवल हम देंगे उसको नहीं कहते हैं, आपको भी देना पड़ेगा। देखिए आप लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ अहिल्याबाई होलकर जिस समय मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए आई, कालरा जी सुनिए तो सही, आप इनका अच्छा सुनिए, आप ही दोनों लड़ लीजिए, आप ही दोनों लड़ लीजिए हमारी आप पहले सुनिए, इनकी बात सुन ले तब आप काट दीजिएगा, यही होना है ना। देखिए अहिल्याबाई होलकर जब मंदिर पुनर्निर्माण के लिए आई जी, जब आई तो उस टाइम उन्होंने महंत परिवार से पूछा कि वो ज्योतिर्लिंग कहाँ है। उन्होंने कहा कि हम अपने घर पे, औरंगजेब तोड़ रहा था, आप थे यार, इतिहास की बात तो आप भी कर रहे हैं, उस दौरान आप कहाँ थे? नहीं, ये महंत परिवार ने तो लीजिए, तब महंत परिवार ने बताया, मैं उसको मानूंगा। ये स्वघोषित सनातनियों की बात नहीं, ये असली सनातनी और नकली सनातनियों की बात है। असली सनातनी जो था वो शिवलिंग तोड़ते समय विरोध के लिए खड़ा हुआ, अच्छा बट टूटने पे विरोध के लिए। चलिए मैं आ रही हूँ, चलिए रुकिए सर, कुछ और लोगों की बात मैं करती हूँ, रुकिए देखिए पर्सनल कमेंट्स नहीं, पर्सनल कमेंट्स करने वाले कभी सनातनी नहीं हो सकते। अरे रुकिए भाई, रुकिए आराम से, चलिए रुकिए, अब रुकिए, अरे भाई रुकिए, मैं बात कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ सर किसी की आवाज सुनाई नहीं देगी, रुकिए। अच्छा ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ। सर पॉलिटिकल पार्टीज का काम है ये, वो उन पर आरोप लगा रहे हैं, वो उन पर, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि सियासत हो रही है। जितने मैम ये भाजपा और ओवैसी जैसे दलों को, देखिए पर्सनल कमेंट्स से बचिए, सभी लोग बचिए। भाजपा और ओवैसी जैसी पार्टियों को ये धर्म से आधारित मुद्दे फायदा पहुंचाते हैं। आपने देखा होगा कि जब 4 स्टेट का चुनाव था तो हिजाब का मुद्दा आ गया था सामने, आज जब बाकी स्टेट में चुनाव होने वाले हैं तो ज्ञानवापी का मुद्दा आ गया बात में। आज देश की असली सच्चाई क्या है, जरूरत क्या है? आज देश में बेरोजगारी चरम पे है, पेट्रोल का दाम 100 रुपए के ऊपर पहुंचा, सरसों का तेल 200 के ऊपर पहुंचा, कभी इस पे चर्चा नहीं हुई, जब तमाम मुद्दे छाए थे। चलिए ठीक है, मैं लूंगी, मुझे उनसे भी बात करनी। देखिए मुझे मैं आ रही हूँ। देखिए बार आरोप बीजेपी पर कुल मिलाकर यही लग रहा है कि ये सब मुद्दे एक तो चुनाव से पहले ही उठते हैं, उसी दौरान सारे मुद्दे गरमाए जाते हैं, और दूसरा ये सिर्फ इसलिए ताकि जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, वो सब पटल पर बातचीत के लिए आए ही नहीं। देखिए आपके राष्ट्रीय चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, जब से काशी विश्वनाथ बाबा के मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, काशी में 10 लाख से ज्यादा पर्यटक धार्मिक पर्यटन के लिए आ चुके। जब कहीं पर कोई, शांत रहिए यार, धार्मिक पर्यटन के लिए आ चुके, वे काशी आए, बाबा विश्वनाथ का दर्शन किए। अब आप समझिए कि जहां पर मंदिर होता है सनातन धर्म का, वहां पर ही सभ्यता का विकास क्यों होता है। देखिए मंदिर का संबंध, अगर फूलमाला चढ़ेगा तो किसान को फायदा होगा, फूलमाला बेचने वाले को फायदा होगा। अगर वहां पर मंदिर बनेगा तो मंदिर से 100 से ज्यादा उद्योग धंधे वहां फलते फूलते हैं। इसीलिए आप देखेंगी कि किसी भी धार्मिक स्थल के आसपास बड़े व्यापार केंद्र भी विकसित होते हैं, और वहां पर अर्थ का भी, शांत रहिए पहले, अर्थ की भी व्यवस्था होती है। ठीक है, एक तो लोगों को रोजगार मिलता है, पहली बात जानते, और दूसरी बात जानते क्या, आपकी प्रॉब्लम है डायरेक्टली नहीं, वो कह रहे हैं इनडायरेक्टली सही, पर्यटन के जरिए सही हम दे तो रहे हैं, बढ़ा तो रहे हैं उद्योग। रुकिए मैं इनका कमेंट लेकर आपके पास आऊं। देखिए ये सब पार्टियां आपस में जो एक दूसरे आरोप प्रत्यारोप की इतनी सीमाएं का जो लांघते जा रहे हैं ना, कि सनातन पे जो आवाज उठा रहे हैं, ये बहुत ही गलत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये समझ लीजिए। इसके अगर सनातन के खिलाफ अगर कोई भी आवाज उठाया तो कितने सनातनी, देखिए वो उनका कहना है कि किसी को फर्जी वर्जी मत बोलिए भाई, किसी को ढोंगी वोंगी मत बोलिए, आप अपने आप कीजिए, आप अपनी बात, बिल्कुल अपने आप प्रश्न खड़ा होता है कि जब सैकड़ों शिवलिंग टूटे तो ये सारे लोग कहाँ मौन थे। सैकड़ों शिवलिंग टूटे, अक्षय वट टूटा, तो ये लोग कहाँ गायब थे? आप बताइए, वो शिवलिंग नहीं, अक्षय वट टूटा, कहाँ गए? हथौड़े से मार के मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को उखाड़ा गया, कहाँ थे? वो उखाड़ने वाले मजदूर कौन थे?
बांग्लादेशी और बंगाल के मुद्दा मजदूर थे। चुनाव में महत्वपूर्ण होता है, सिर्फ उसी मंदिर की बात होती है, उसी मस्जिद की बात होती है, इसी तरीके के कारोबार बात सुन लीजिए, ठीक है। ये लोग बहुत गाली दे रहे हैं, इनसे ये पच नहीं रहा है कि काशी का इतना निर्माण आप दे रहे हैं। काशी का इतना बड़ा निर्माण हुआ है, पहले आप एयरपोर्ट से आती थी 3 घंटा लगता रहा, अब आप 15 मिनट में पहुंचती हैं। जहां आप खड़ी हैं, जहां आपकी गाड़ियां, ये कभी यहाँ आ नहीं सकती थी। यहाँ का माहौल दूसरा था, ये बदल गया है। 1 मिनट, आज का दिन इस देश के लिए स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। ये देखते नहीं है टीवी। 1 मिनट चुप रहिए, चुप रहिए, नहीं आप चुप रहिए, गलत आप बोल लीजिए, फिर आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। गलत है, गलत है, गलत है, गलत। नहीं, रुकिए 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 रुकिए, नहीं या तो मैं ही डिबेट करा लूं या लो आपस में लड़ लीजिए। रुकिए सर, रुकिए रुकिए। आज का दिन भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। जो अमेरिका, जिसको हम बचपन से जानते थे कि वो सुपर पावर है और जिसकी तरफ देखने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी, जिसके तरफ इनके प्रधानमंत्री जाते थे तो एयरपोर्ट में बाहर से झांकते थे कब हमको एंट्री मिलेगी। आज उस राष्ट्रपति ने कहा है, आज उस राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि मोदी जी लोकतंत्र के बैरी हैं। अब यही बात है, वही कह रहे ना कि जब वो मोदी जी पे प्रहार करते तो आप कहते हैं पर्सनल कमेंट है, तो आप मनमोहन जी को क्यों ले आए? ठीक है, पर्सनल कमेंट मत कीजिए ना। फिर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थी, बराक ओबामा जी छाता लेके चल रहे थे, राजीव गांधी जी, नेहरू, कितना सम्मान रहा ये नहीं मानते। चलिए, पॉलिटिकल पार्टीज की बात हो गई। नहीं, आप लोग तो आपस में लड़ते रहते हैं। देखिए ऐसा है, ये सारे लोग चुनाव को देख के ही, ये सारे भाजपाई हैं। इसके अलावा बेसिक जो मुद्दा है उससे भटकाने के लिए बीजेपी का ये हिडन एजेंडा है कि इस मुद्दे को इतना, ऐसा मुद्दा क्यों नहीं लेकर आते कि आदमी कांग्रेस की तरफ देखे? आस्था जो है वो भावनात्मक मुद्दा है। हर व्यक्ति भावना, जिस व्यक्ति के पास खर्चे चलाने के लिए पैसे नहीं होते हैं ना, वो भी 25-50 रुपए मंदिर में दान करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो उससे दिल से जुड़ा मुद्दा है। लेकिन आप बताइए कि मोदी जी के इस संसदीय क्षेत्र में 55,000 बच्चे जो कुपोषित हैं वो क्यों हुए? वो इसलिए हुए क्योंकि रोजगार के अवसर खत्म हुए और उनकी आय खत्म हुई, आय खत्म हुई। नहीं, अब आप भी जानते हैं कि 70 साल में क्या होता है, आय के स्रोत कम हुए, आय खत्म हुई और वो अपने बच्चों को पोषक तत्व नहीं दे। अब दूसरों मोदी जी से सवाल पूछा जाता है। देखिए, मैं बता रहा हूँ, जानते हैं 2014 के बाद देश में और 2017 के सबसे नीचे। अब देखिए, आप किसी और को बोलने दीजिए। 2017 शांत रहा यार। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में जानते एक तबका बेरोजगार हुआ, न तो कोई उद्योग धंधे बंद हुए, सैकड़ों तरह के उद्योग धंधे चालू हुए। जिनकी कमर में कट्टा था और जबान पे गाली थी, वो बेरोजगार हो गया इस प्रदेश और इस देश में। ठीक है, और सुन बीजेपी ने भी दावा कर दिया, कांग्रेस ने भी दावा कर दिया। युवा क्या सोचते हैं? जरूरी है ना, बताइए युवा क्या सोचते हैं? 2014 के चुनाव में हम लोगों ने मोदी जी को वोट दिया था, लेकिन उसके अनुसार उन्होंने अपने वादे को पूरा नहीं किया और अभी तक हम लोग परेशान है रोजगार के लिए। पिछले वर्ष में मेरा एक मित्र है, 2 साल से उसकी एयरफोर्स की ज्वाइनिंग नहीं आ रही है। हम पिछले साल एग्जाम दिए थे, उसका रिजल्ट नहीं आया अभी। अब हम लोग क्या, मैडम भ्रष्टाचार हुआ। आप, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, घाट पे मौजूद अगर युवाओं से बात करेंगी तो 90% युवा मोदी के खिलाफ बोलेगा। देश में महंगाई चरम पे है और देश के इतिहास में पहली बार जीडीपी सबसे निचले स्तर पे है। देश दिवालिया होने के कगार पे आ गया है और देश में मंदिर मस्जिद की बात चल रही है। ये देश ये बहस तो आगे भी जारी रहेगी क्योंकि ज्ञानवापी का मामला अभी शांत नहीं हुआ है। 2024 के चुनाव भी आने हैं, जैसा कि आपस में जो सियासी दल है वो कह रहे हैं। कोई इसे चुनावी मुद्दा बता रहा है तो कोई कह रहा है कि चुनाव में जो मुद्दे उठने चाहिए उस पर तो बात ही नहीं हो रही है। कुल मिलाकर आपने समझ लिया कि ज्ञानवापी का जो मामला है वो काशी के लोगों में किस तरीके से अंदर तक बैठा हुआ है और वो लोग चाहते हैं कि इस मामले में जो सच है, जो झूठ है, वो दुनिया के सामने आ जाए। और इसके लिए सब इस वक्त न्यायालय की ओर देख रहे हैं। मामला चूंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है तो ऐसे में जो भी कार्रवाई होगी, जो भी प्रोसीडिंग्स होगी, उसका हर एक अपडेट सबसे पहले आप देखेंगे अपने चैनल एबीपी न्यूज पर। कैमरा पर्सन सुंदर के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज, वाराणसी। तो 2024 तैयारी शुरू देख रहे हैं आप। देखिए, ज्ञानवापी विवाद जो है उस पर खुलकर बोलने वाले एआईएमआईएम के अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, और असदुद्दीन ओवैसी ने अब एक नया बयान दिया है जिसे लेकर एक तरीके से विवाद खड़ा हो गया है। फेसबुक पर असदुद्दीन ओवैसी ने एक पोस्ट शेयर कर
ये लिखा कि मुगलों से भारत के मुसलमानों का कोई रिश्ता नहीं है, ये दावा लोग कर रहे हैं। लेकिन ये तो बता दें कि मुगल बादशाहों की बीवियां कौन थी। अब ओवैसी के इस बयान पर हिंदू नेता जो हैं वो भड़क गए। काशी से लेकर मथुरा और दिल्ली से लेकर पुणे तक मंदिर मस्जिद को लेकर मचे बवाल में केंद्र में है तो सिर्फ इतिहास, और इन विवादों का नाता है मुगल कालीन इतिहास से। शहंशाह हिंदुस्तान और अब इसी इतिहास की परत दर परत को लेकर सियासी बवाल शुरू हो गया है। मंदिर मस्जिद विवाद में बार बार एंट्री मार रहे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आज फेसबुक पर एक ऐसा पोस्ट किया जिसने विवादों की नई पटकथा लिख दी। असदुद्दीन ओवैसी ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि मुगलों से भारत के मुसलमानों का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ये बताओ कि मुगल बादशाहों की बीवियां कौन थीं। ओवैसी के इस पोस्ट के बाद नया सियासी विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी ने ओवैसी के पोस्टर को महिलाओं की अस्मिता का अपमान बताया, साथ ही ओवैसी के पूर्वजों पर भी सवाल उठा दिए। जिन बीवियों की बात कर रहे हैं, ऐसा करके उन्होंने महिलाओं के सम्मान पर आक्रमण किया है। मैं ओवैसी से पूछना चाहता हूँ, वे तो मुगलों की पत्नियों की बात पूछ रहे हैं, वे उनके पूर्वज क्या थे? ओवैसी स्वयं कुछ पुरखे पहले हैदराबाद के ब्राह्मण थे। ओवैसी देश को बताएं कि उनके पुरखों ने धर्म परिवर्तित क्यों किया, धर्म बदलने से ज्ञान वापी मंदिर मस्जिद कैसे बन गया? पहले वो अपने आप को जान लें कि वो कौन है। ये ओवैसी वही हैं जो पूरा परिवार जहर उगलते हैं भारत के सनातन पर, भारत के हिंदुओं पर। ये ओवैसी अगर 1947 के पहले होते तो ये सुपर जिन्ना होते। ये पहला मौका नहीं है जब ओवैसी ने मुगलों के भारत से संबंध पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। इससे पहले कल बीजेपी के गढ़ गुजरात में सूरत की एक सभा में ओवैसी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि पुष्यमित्र की ओर से तोड़े गए बौद्ध मंदिरों पर बीजेपी बात क्यों नहीं करती। बीजेपी को अगर कोई नजर नहीं आता, खाली मुगल नजर आता है इनको। अब आप बताइए कि क्या बादशाह अशोका ने लोगों का कत्ल नहीं किया? पुष्यमित्रा ने बुद्धों की मंदिरों को तोड़ा। इसकी बात क्यों नहीं करते बीजेपी और संघ परिवार के लोग? असदुद्दीन ओवैसी के इस नए सियासी दावे से इतना तो तय है कि इतिहास के पन्ने फिर से पलटे जाएंगे, और जब जब इतिहास को कुरेदा जाता है, जख्मों के घाव ताजा हो जाते हैं। तो ओवैसी का ये जो मुगल कांड है, इस पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा। उन्होंने ओवैसी को मुसलमानों का भस्मासुर बताते हुए सवाल ये पूछा है कि अगर ओवैसी का मुगलों से कोई संबंध नहीं है तो फिर उनको लेकर इतना हल्ला क्यों मचाते हैं? दरअसल मुसलमानों के भस्मासुर हैं ये ओवैसी। पहले खाई डाल दी, अब नारी अस्मिता पर ही सवाल उठा दिया। इसमें अपना सम्मान समझते हैं नारी के अपमान में, वो कि अगर मुगलों से कोई संबंध नहीं था यहाँ के लोगों का, मुसलमानों का, तो मुगलों की स्मारकों पे क्यों आप बड़े जोर से हल्ला मचाने लगते हो? क्यों कहने लगते हो कि उनने बनाई। और अब इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दक्षिण भारत से। ये खबर सामने आ रही है आंध्र प्रदेश के अमलापुरम में एक जिले के नाम पर विवाद में बड़ा बवाल हो गया। कोनासीमा जिले के नाम पर यह पूरा बवाल हुआ। प्रदर्शनकारियों ने आंध्र के परिवहन मंत्री के घर के बाहर भारी हंगामा किया है। आगजनी की गई है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई है। कोनासीमा पूर्वी गोदावरी का एक जिला है। आंध्र प्रदेश की जगनमोहन रेड्डी सरकार कोनासीमा जिले का नाम बदलने की तैयारी में है। इस जिले का नाम बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर रखने की तैयारी हो रही है और इसी का ये विरोध जो आंध्र प्रदेश के लोग कर
और सीधे रुख करते हैं, इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी गोपा राजू मौजूद हैं, उनसे जानते हैं गोपा इस वक्त किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां उग्र प्रदर्शन, बस को भी आग के हवाले कर दिया गया है। हम संपर्क नहीं कर पा रहे हैं अपने संवाददाता से। गोपा राजू, आपको मेरी आवाज मिल रही है? या। अभी कैसी सिचुएशन है? अभी तो है आंध्र प्रदेश में रिसेंट, इसके पहले 13 डिस्ट्रिक्ट्स है, अभी उसको 33 डिस्ट्रिक्ट्स बनाया जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश सीएम। उसमें एक डिस्ट्रिक्ट का नाम कोनसीमा। कोनसीमा इज द वेरी प्रोमिनेंट नेम इन द एरिया ऑफ both Godavari districts. But the Konaseema district is recently, their demand has to add the Dr. B.R. Ambedkar name. So recently the government has added the name of Dr. B.R. Ambedkar Konaseema. So the Konaseema people, जो लोग रहते हैं कोनसीमा का, जो लोग रहते हैं उन लोगों को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का नाम नहीं है, हमको नाम नहीं चाहिए, खाली हमको कोनसीमा जिला बस है। बाकी अभी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जो नाम याद कर रहे हैं वो निकाल दो बोल के ये झगड़ा कर रहे हैं। ये 5-7 दिन से शुरू हो गए, एक 15 दिन से शुरू हो रहा है, अभी तो बहुत ज्यादा हो गया। इसके आज बहुत ज्यादा हो गया, पूरा अमलापुरम, काकीनाडा, पूरा एरिया में जो आंदोलनकार हैं उन लोग, एक मिनिस्टर है मिनिस्टर, उनका घर भी अटैक कर दिया। उसका बहुत बहुत धन्यवाद आपका गोपा राजू। इस तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जो बता रहे हैं कि आंध्र प्रदेश के अंदर कुछ जिले बढ़ाए गए, इन्हीं में से एक कोनसीमा जिला, जिसके नाम को B.R. अम्बेडकर के नाम पर रखने की जो सिफारिश राज्य सरकार की तरफ से की गई, उसी को लेकर ये स्थानीय लोगों में नाराजगी। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा में मचे जोरदार हंगामे की। दरअसल 2 दिन से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक तरीके से कह लीजिए आपकी दंगल सा चल रहा है। आज तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जो हैं अखिलेश यादव, उनके बीच सीधी नोकझोंक हो गई। जब मुद्दा उठा आजमगढ़ में अवैध शराब का, तो किस तरीके से घेराबंदी खुद योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की समाजवादी पार्टी की रिपोर्ट देखिए आप। मुझे याद है 2017 में जब हमारी सरकार का गठन हुआ था, तो उस समय आजमगढ़ में जहरीली शराब से कई मौतें हुई थी, और जहरीली शराब से कई मौतें होने के बाद हम लोगों ने जब उसकी तह में गए तो कौन वो व्यक्ति है, क्या ये सच नहीं था कि जहरीली शराब से निर्दोष लोगों को मारने वाला व्यक्ति समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था? हमारे पास उसके पूरे तथ्य हैं, पूरे प्रमाण हैं, और मैं उसका नाम बोलूंगा तो आपको और बुरा लग जाएगा, नाम मत लेने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, अगर नाम ही लेने माननीय सदन के नेता को, तो पिछले 5 साल में इस तरह के काम से जुड़े हुए सबके नाम ले दें। और मैं भी हम तो सबका नाम लेंगे ना। आपको रोका किसने? आप मुद्दे नेता सदन है, आपको रोका किसने है? हम नाम दीजिए, सबका नाम देंगे, चिंता मत करिए। सवाल सिद्धार्थनगर की घटना उठाइए ना, पुलिस की गोली से मारा गया है, हो जाए लेकिन परिवार को मैनेज करते हैं ये लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी की बात आई, उसमें आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और उस गंभीरता को, पुरानी बात नहीं, आपको इस बात को ध्यान रखना होगा। अगर हम देश के और उत्तर प्रदेश के आंकड़े देखें तो महिला अपराधों में यूपी सबसे आगे है। अगर ये आंकड़े सरकार नहीं मानती है तो सरकार ये बताए कि सरकार के पास जो सिस्टम है, डायल 100 जिसको डायल 112 कर दिया है, उसके आंकड़े क्या कहते हैं। 1090 जो बना था सुरक्षा के लिए, उसके आंकड़े क्या कहते हैं। और जो हर दिन हम अखबार खोल करके देखते हैं तो पाते हैं कि क्या गंभीर से गंभीर घटनाएं हो रही हैं। और अगर हम याद करें पीछे मुड़ करके, और अभी भी सरकार उतनी जितनी सेंसिटिव होनी चाहिए, जितनी सीरियस होनी चाहिए, अभी भी घटनाओं को लेकर सेंसिटिव नहीं है। सवाल यह है कि महिलाओं के ऊपर अपराध होने में यूपी कहां खड़ा है। कि इससे पहले विधानसभा के चुनाव होते थे या कोई चुनाव होता था, तो चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी व्यापक हिंसा होती थी। महोदय,
कुछ लोगों ने इस विधानसभा चुनाव के दौरान भी या चुनाव संपन्न हुए उसके बाद कुछ हरकत की थी, लेकिन उस हरकत को कुछ ही घंटों में हम लोगों ने कंट्रोल भी किया, यूपी पुलिस ने कंट्रोल भी किया है। बहुत सारे लोगों ने गर्मी दिखाने का प्रयास भी किया, तो गर्मी भी शांत हो रही है, बहुत अच्छे ढंग से हो रही है। नेता सदन ने कहा, जब शिकायतें की गई सरकार की, अधिकारियों की शिकायतें जब हुई, तो नेता सदन ने कहा कि आप लोग दलाली छोड़ दो, अधिकारियों को मैं सुधार दूंगा। मैं अपने नेता सदन का बहुत धन्यवाद देता हूं। 5 साल तक दलाली चलती रही, नेता सदन को पता ही नहीं लगा। और किन अधिकारियों को सुधार दिया? अगर अपराधी है तो कोई भी है, वो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही कार्रवाई होती है। और नेता प्रतिपक्ष इस बात को अच्छी तरह जानते भी हैं, समझते भी हैं, उन्होंने स्वीकार भी किया है कि कार्रवाई हुई भी है। क्योंकि आप तो हर उस अपराधी का समर्थन करते हैं जो प्रदेश में अराजकता के पर्याय थे, गुंडागिर्दी जिनका पेशा बन चुका था। 2024 तैयारी शुरू देख रहे हैं आप। विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात की सियासत के लिहाज से कल का दिन गुजरात में बेहद अहम हो सकता है। दरअसल पाटीदार समुदाय के बड़े चेहरे हैं नरेश पटेल, कल राजनीति में औपचारिक तौर पर आने का ऐलान कर सकते हैं और लंबे समय से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी नरेश पटेल पर डोरे डाल रही है। तो कल उम्मीद की जा रही है कि नरेश पटेल जो हैं वो अपने पत्ते खोल सकते हैं कि आखिरकार नरेश पटेल किसके साथ। क्या कल कांग्रेस में एंट्री करेंगे नरेश पटेल? क्या गुजरात चुनाव में हाथ का साथ देंगे नरेश पटेल? ये वो सवाल हैं जिनको लेकर आज गुजरात की सियासत गर्म है। ये वही नरेश पटेल हैं जिनके गुजरात कांग्रेस में जाने की अटकलें लंबे समय से चल रही थी और अब नरेश पटेल ने मीडिया को न्योता दिया है। माना जा रहा है कि कल नरेश पटेल चुनावों में कांग्रेस के हाथ के साथ का औपचारिक ऐलान कर सकते हैं। करीब 56 साल के नरेश पटेल अपनी सामाजिक गतिविधियों की वजह से बीते 2 दशकों में पाटीदारों के सबसे बड़े सामाजिक नेता के तौर पर उभरे हैं। नरेश पटेल पाटीदारों की 2 उपजातियों में से एक लेउआ पटेलों की कुल देवी खोडल माता के नाम पर बने खोडल धाम मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख हैं। माना जाता है कि नरेश पटेल चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की खोज हैं। बड़े सामाजिक नेता की पहचान के साथ नरेश पटेल सफल व्यवसायी भी हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की है कि बीजेपी नहीं चाहती कि नरेश पटेल कांग्रेस में जाएं। आम आदमी पार्टी की भी कोशिश नरेश पटेल को अपने पाले में लाने की है। संकेत यही है कि नरेश पटेल जल्द कांग्रेस में शामिल होंगे। कांग्रेस के लिए उनकी अहमियत अब और ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि हार्दिक पटेल कांग्रेस छोड़ चुके हैं। कांग्रेस नेताओं का हार्दिक पटेल पर आरोप है कि वो नरेश पटेल की एंट्री का विरोध कर रहे थे क्योंकि नरेश पटेल की कांग्रेस में एंट्री से उन्हें अपना भविष्य असुरक्षित लग रहा था। सामाजिक नेता के साथ साथ नरेश पटेल की छवि उदारवादी है और उनका परिवार पहले से कांग्रेस के करीब रहा है। कांग्रेस को उम्मीद है कि सौराष्ट्र के साथ पूरे गुजरात की करीब 50 से 60 पाटीदार प्रभाव वाली सीटों पर नरेश पटेल के कारण उसे बड़ा लाभ होगा। गुजरात की कुल आबादी का करीब 13 से 14% पाटीदार है। लगभग 30 से 35 सीटें पाटीदार बहुल मानी जाती हैं। राज्य की राजनीति में पटेल समुदाय प्रभावी है। यही वजह है कि पटेल पॉलिटिक्स को समझते हुए बीजेपी ने अपना सीएम बदला। अब नरेश पटेल के कांग्रेस में आने के बाद राज्य की पटेल पॉलिटिक्स में बड़ा उलटफेर दिख सकता है।
तो 2024 तैयारी शुरू देख रहे थे आप, मुझे इजाजत दीजिए। कल शाम 6 बजे एक बार फिर से इसी शो के साथ आपसे मुलाकात होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।